चलिए देखिए, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख रहे थे, ठीक है। इसी को स्थानीय सुशासन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूमिका के रूप में इस पे काफी बातें हो गई थी। हम लोग जो लास्ट टॉपिक देख रहे थे उसमें देखे थे कि 26 जनवरी 1950, इसका मतलब संविधान के लागू होने के बाद किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को स्थायी रूप से या हम कहें संवैधानिक रूप से लाने की प्रक्रियाएं चली हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ता को लेकर के 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। उसमें एक कार्यक्रम जो था वो था 1952 का, जिसका नाम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। वहीं दूसरा क्या था, 1953 का था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। और योजना आयोग द्वारा चलाए गए इन दोनों कार्यों के मूल्यांकन के लिए क्या किया गया था, इन दोनों कार्यों के मूल्यांकन और स्थानीय स्वशासन के दृढ़ता के सुझाव के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं बलवंत मेहता समिति। कब था ये? तो ये था 1957 का, ठीक है। अब यहीं पर देखिए, बलवंत मेहता समिति के द्वारा हम लोग को क्या जानकारी मिली थी। तो बलवंत मेहता समिति, चूंकि इनके पास 2 कार्य थे। पहला कार्य क्या था कि योजना आयोग द्वारा जो 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन दोनों कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, और दूसरा स्थानीय स्वशासन का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है या उसको सुदृढ़ता पूर्वक स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव प्रस्तुत करना, ठीक है। तो जहां तक मूल्यांकन की बात रही, तो इन्होंने बताया कि योजना आयोग द्वारा चलाए गए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, वो दोनों ही क्या हैं, अपने आप में असफल रहे। और इनकी असफलता का क्या कारण क्या बताया, तो इनकी असफलता का कारण बताया कि जो सरकारी मशीनरी है, इसका मतलब पूरा सरकारी तंत्र, और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हम कहें प्रशासन, इनका अत्यधिक हस्तक्षेप होना, जिसकी वजह से जनता दूर दूर तक कहीं पर भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ नहीं पाई। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन था, उसका मूल उद्देश्य क्या था, लोगों की सहभागिता को बढ़ाना और साथ ही साथ क्या है, सत्ता का या शासन का विकेंद्रीकरण करना। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि शासन का मतलब एक बेहतर लोकतंत्र के लिए किसकी जरूरत है, शासन के विकेंद्रीकरण की जरूरत है। और यहीं पर जो शासन का विकेंद्रीकरण की बात किया था, इसको नाम क्या दिया, इसको नाम दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और पहली बार क्या है, इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शब्द जो आप देख रहे हैं उसका उपयोग किया गया, ठीक है। इसी वजह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वो बलवंत मेहता समिति को जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने आगे का सुझाव क्या दिया, तो सुझाव के संदर्भ में इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन में 3 स्तरीय शासन की बात कही थी। ये 3 स्तर कौन कौन सा था, तो एक था ग्राम स्तर पर, दूसरा था मध्यवर्ती स्तर पर, और तीसरा था जिला स्तर पर। जहां तक ग्राम स्तर की बात थी, तो वहां पर इन्होंने क्या बताया, वहां पर इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया,
जब मध्यवर्ती स्तर की बात हो रही थी तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, यहाँ पे ग्राम पंचायत था, मध्यवर्ती स्तर पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पंचायत समिति के बारे में बताया। और जिला स्तर की जहां तक बात होती है तो जिला स्तर पर इन्होंने किसको बताया था, जिला परिषद को बताया। और बताया कि जो जिला परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इसका अध्यक्ष जो है वो जिलाधिकारी होना चाहिए, जिलाधिकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और किन बातों को बताया गया, तो मुख्य रूप से यहाँ पर इन्हीं बातों को बताया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1958 में क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को कहां पे लाके रखा गया, तो ये योजना आयोग के समक्ष रखा गया। और योजना आयोग के बाद फिर क्या हुआ, उस पे NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसने क्या किया, इसने मंजूरी दे दी। और जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दे दी तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1959 में पहली बार क्या हो रहा है, ये जो पंचायती व्यवस्था उसको लागू किया जा रहा है। लागू कहां पर हो रहा है, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ये कहां पर लागू हो रहा है, तो ये लागू हुआ राजस्थान के नागौर में। और राजस्थान के नागौर का कौन सा गांव था, हाँ कौन सा था, बगदरी। ये क्या था, ये जो है क्षेत्र का नाम था। उसके अलावा फिर क्या हुआ, 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश में लाकर लागू किया गया। और आंध्र प्रदेश में कहां पर यह लागू हुआ, तो आंध्र प्रदेश में महबूबनगर था, महबूबनगर का कौन सा विकास खंड था, साधनगर। ठीक है, साधनगर विकास खंड में जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, 1965 आते आते तक क्या हो गया, फिर 1965 के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये विफल होने लगा, असफल होने लगा। इसकी असफलता का मूल कारण क्या था, तो इसकी असफलता का मूल कारण बताया गया 2-3 कह लीजिए। एक यहाँ पर जो राजनीतिक चेतना व इच्छा शक्ति है उसका अभाव बताया गया। राजनीतिक चेतना का मतलब कि कैसे हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकें। और इच्छा शक्ति जानते ही हैं, किसी कार्य को करने के लिए मजबूत होता है, संकल्प लेना पड़ता है कि हमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या था, धन का अभाव। इसके अलावा क्या था, आंतरिक मतभेद। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हो गया, असफल हो गया था। क्या, जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, जहां तक बलवंत मेहता समिति की पूरी जो सिफारिशें थी या सुझाव था, उसकी भी अपनी कुछ कमियां थी। और वो कमी क्या थी, तो कमी ये थी कि बलवंत मेहता समिति के द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किया गया था, वो सुझाव ऐसा था, उसमें संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं था। अर्थात स्थानीय स्वशासन को अनिवार्य कर देना चाहिए। भाई संवैधानिक प्रावधान मतलब क्या है, किसी अनुच्छेद के तहत उसको मान्यता देकर के सभी जगहों पर उसको अनिवार्य कर दीजिए। तो इस प्रकार की किसी भी तरह की बातों का जिक्र नहीं किया गया था। अगर अनिवार्य कर दिया गया होता तभी से क्या होता है, स्थानीय स्वशासन सभी जगहों पर लागू हो गया होता। ठीक है, अब देखिए, जब बलवंत मेहता समिति की बात हो गई तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद अब हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर 4 समिति हैं। चारों समिति पहले एक बार देख लीजिए, फिर एक एक करके चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहला आप देख रहे हैं बलवंत मेहता समिति। जब हम लोग बलवंत मेहता समिति की बात करते हैं तो ये कब का था, ये था 1957 का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है
मेहता समिति, और जो अशोक मेहता समिति इसके 20 वर्ष बाद आया 1977 में। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा तीसरा, कौन सा था, जीवीके राव समिति, कब की थी, 1985। उसके बाद चौथा कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी के सिफारिशों के बाद फिर क्या है, जो स्थानीय सुशासन है उसको क्या किया गया, लागू किया गया है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, कब का है ये, 1986। तो यहां पर आपको पहला भी मैंने क्या बताया, पहला भी आपको बताया बलवंत मेहता समिति के बारे में। ठीक है, इसके सारे प्रावधान को भी बताया हूं। ठीक है, अब हम लोग को दूसरा क्या देखना है, तो दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे अशोक दूसरा है अशोक मेहता समिति। जब हम लोग अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया कि ये कब आया, 1977 में। 1977 में आया, तो किसके समय में आया, तो ये आया था मोरार जी देसाई के समय में। ठीक है, अब इसका कार्य क्या था, तो कहीं ना कहीं जो पीछे का समिति रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट के अनुसार कार्य किया गया, विकास का मूल्यांकन करना, प्लस और किस तरह से बेहतर नीति बना करके स्थानीय सुशासन को सुदृढ़ किया जा सकता है, लोगों की जो जन भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण स्तर पर विकास लाया जा सकता है, सभी बातों को आप ला के रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो आप कहेंगे समिति का मुख्य उद्देश्य था वो दो था। पहला था बलवंत मेहता समिति का मूल्यांकन करना, और दूसरा क्या था, स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ता व जन भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, अब जो अशोक मेहता समिति थी, इसने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट में इसने क्या क्या दिया, तो सबसे पहले इसने क्या किया, द्विस्तरीय प्रशासन की बात की, द्विस्तरीय शासन की बात की। ठीक है, दो स्तर में कौन कौन सा था, तो एक मंडल स्तर पर था और दूसरा जिला स्तर पर था। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो जो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उसके अनुसार ग्राम स्तर पर जो शासन की व्यवस्था थी उसको मना कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा मंडल स्तर के लिए क्या बताया गया कि लगभग 15,000 से 20,000 तक, जहां चूंकि हर चीज जनसंख्या के आधार पर होता है, जहां जनसंख्या हो वहां पर क्या होना चाहिए, एक मंडल स्तर का जो स्वशासन है उसको लागू किया जाना चाहिए, और इसमें लगभग कितने होने चाहिए, 10 से 15 गांव इसके अंदर में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसने और क्या अपने रिपोर्ट में बताया, तो अशोक मेहता समिति ने जो स्थानीय सुशासन का प्रावधान है उसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा इसने, तो इसने कहा कि जो चुनाव है वो चुनाव कैसा होना चाहिए, दलगत प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव को मतलब समझते हैं, जैसे आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो वहां पर पार्टियां लड़ती हैं, पार्टी के सदस्य लड़ते हैं।
ठीक है। लेकिन जब आप स्थानीय स्वशासन में देखते हैं, अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाइए, जब कहीं ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो देखिए जो कैंडिडेट होता है वो किसी दल का होता है। कहीं पर आप जनरली सुनते हैं कि ये सपा का या बसपा का या बीजेपी का या कांग्रेस का या अन्य किसी पार्टी का है, नहीं, क्योंकि अभी तो ये इनकी सिफारिश है ना। आगे चल करके जब लागू किया गया था तो स्थानीय सुशासन में दलगत प्रणाली को स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसकी बात की। इसके अलावा और क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जब भी कभी यहाँ पर क्या है, शासन व्यवस्था भंग हो, शासन व्यवस्था भंग हो तो 6 माह के भीतर क्या हो, पुनः चुनाव का प्रावधान हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा देखिए कहीं पर भी आप जानते हैं भाई विकास के लिए पैसा चाहिए, स्थानीय सुशासन के लिए तो और पैसा चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो सारा विकास का कार्य करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैसा कहां से आएगा इनके पास। तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश क्या किया कि स्थानीय सुशासन को, स्थानीय स्वशासन के स्तर से स्थानीय क्षेत्रों में करारोपण का अधिकार देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्थानीय सुशासन में जनप्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं उनके द्वारा जो शासन का तंत्र विकसित किया जा रहा है वो स्थानीय स्तर पर कर लगा सकें और उसी कर की प्राप्ति से जो पैसा प्राप्त हो उससे क्या करें, उससे वहां के क्षेत्र का विकास करें। क्योंकि आप जानते हैं सरकार के पास आय का एकमात्र स्रोत क्या होता है, उसकी आय होती है। आप जानते हैं केंद्रीय सरकार है, कई प्रकार के टैक्स लेती है, प्रांतीय सरकार है, उसके भी अपने कुछ कर के प्रावधान हैं। तो स्थानीय सुशासन में पैसा कहां से आएगा, ठीक है। हालांकि ये सब व्यवस्था लागू नहीं हुआ, क्योंकि आज भी आप देखते हैं ग्रामीण प्रशासन में जो होता है वो वहां के जो शासक तंत्र होते हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाता, अर्थात कर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर कर लगाया गया होता ना तो और बड़ी समस्या निकल के चली जाती। समस्या इसलिए निकल चली आ जाती क्योंकि भाई आप जानते ही है ना कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या होता है, लोग एक दूसरे को बड़ी बेहतर तरह से जानते हैं, घर घर जानते हैं, और वहां पर तो लोग प्रत्यक्ष आपके किसी चीज का विरोध भी कर सकते हैं, आपके सामने समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। टैक्स ना देने पर आप उनके साथ किसी शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अभी आप कल्पना करके देखिए कि गांव में मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कर लगा दिया गया है, कर नहीं जमा कर रहा है, अब उसके ऊपर आप किसी प्रकार की कार्रवाई करवाइए, आधा गांव तो आपके पटीदारी का होगा, घर खानदान के लोग होंगे, यहाँ कोई भी कानूनी प्रक्रिया आप करेंगे तुरंत ही दुश्मनी निकाल रहे हैं। मतलब जब केंद्र स्तर पर जिसका सरकार का लोगों से दूर दूर तक नाता नहीं होता है, प्रांतीय स्तर के सरकार जिसका दूर दूर तक नाता नहीं होता, वहां पे तो लोग आरोप लगा ही देते हैं कि ईडी की कार्रवाई होगी तो दुश्मनी निकाल रहे हैं, या सीबीआई की जांच हो रही है तो दुश्मनी निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके घर के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। तो सोचिए गांव के प्रशासन में क्या होता, बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो इस वजह से बेहतर ही था कि वहां पर उनको अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि करारोपण गांव के लोग आज भी मानते हैं भाई सरकार के माध्यम से हमको जल कर देना है, कृषि कर देना है, भूमि कर देना है, पशुपालन जैसे कोई कार्य कर रहे हैं उसका, जो भी कुटीर उद्योग लगा रहे हैं उसका जैसे भी प्रावधान है टैक्सेशन का, उनको लगता है कि हमारा स्थानीय जो प्रतिनिधि है एटलीस्ट वो हमसे नहीं ले रहा है, ये तो ऊपर की व्यवस्था से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन में करारोपण का अधिकार, कुछ इस तरह की बातें जो है वो अशोक मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या क्या था इसमें, सबसे महत्वपूर्ण अशोक मेहता समिति 1977 का है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द्विस्तरीय यहाँ पर शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने सुझाव दिया, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। 1977, हाँ रिपोर्ट 1977 में, मतलब समिति जब गठित होती तभी की बात होती है, 77-78 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। जैसे अब 1957 में बलवंत मेहता समिति गठित हुई थी, 1958 में जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, तो हम लोग जब गठन होता है तभी से मान के चलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हाँ और क्या था यहाँ पर कि लगभग 15 से 20 हजार के स्तर पर क्या होना चाहिए, मंडल स्तर का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें कम से कम 10 से 15 गांव होने चाहिए, ठीक है। 6 माह में यदि किसी
मतलब आप समझते ना, सरकार का भंग हो जाना, तो वहां पर जो स्थानीय स्वशासन है वो यदि भंग हो जाता है, अर्थात किसी वजह से सरकार गिर जाती है, सरकार वहां पे कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक बहुत बड़ा तंत्र तो काम नहीं करता, लेकिन फिर भी स्थानीय स्वशासन भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रावधान था कि यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है उसे सभी जगहों पर लागू कराने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, तभी अनिवार्यता लागू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर करारोपण का अधिकार स्थानीय स्वशासन के अधीन कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तब तक क्या हो गया, मोरारजी जो देसाई की सरकार थी बहुत लंबी तो चली नहीं, और मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो गिर गई। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सरकारें आती रही, इसके बाद क्या था, मोरारजी देसाई की बाद सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, उसके बाद क्या हुआ था, 1980 में पुनः क्या हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ठीक है, 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इसके बाद क्या था, 80 में सरकार चल रही थी, 1984 में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या हो जा रही है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हो रहा है, पुनः फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, और अब कौन बनते हैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, इसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उसके बाद फिर आप देख रहे थे जो 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं पर भी पुनः स्थानीय स्वशासन को लेकर के प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर राजीव गांधी के समय में पुनः एक बार इसको लेकर के प्रयास किया गया, और फिर क्या हो रहा है, जो तीसरी समिति थी, तीसरी समिति कौन सी थी, GV.K. राव समिति, और ये जो GV.K. राव समिति है ये कब की है, ये है 1985 का। अब मुख्य इसका उद्देश्य क्या था, तो पुनः अगर हम कहें तो 2 उद्देश्य है, एक तो कुछ योजनाएं चलाई जा रही थी जिससे गरीबी उन्मूलन जैसा प्रावधान, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, और प्लस स्थानीय स्वशासन को कैसे सुदृढ़ किया जा सके उसकी रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करना था। ठीक है, और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए। पहला इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने भी स्त्री शासन की वकालत की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए पद की बात की, और ये नया पद क्या था, तो ये नया पद था जिला विकास आयुक्त। और ये जो जिला विकास आयुक्त है, ये जिला विकास आयुक्त कौन होगा, तो इन्होंने बताया कि वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिलाधीश से भी वरिष्ठ व अनुभवी। ठीक है, लेकिन पुनः ये भी सिफारिश कोई बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पाया। ठीक है, और फिर अंततः जाकर के क्या होता है, 1986 में एक बार फिर से नई समिति का गठन होता है, और ये नई समिति कौन थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कब की है, 1986। तो पहला बलवंत मेहता समिति 1957, दूसरा अशोक मेहता समिति 1977, तीसरा GV.K. राव समिति 1985, और चौथा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। ठीक है, अब इसने अपने रिपोर्ट में क्या बात कहा, तो इसने भी अपने रिपोर्ट में जो है स्त्री शासन की बात कही। इसका मतलब अगर हम चारों का मूल्यांकन करें तो सभी ने त्रिस्त्री शासन की ही बात कहा है, केवल जो दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति, उसने 2 स्त्री शासन पर बल दिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक
दर्जा देने की बात कही। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, यहां पर दलगत प्रणाली नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, दलगत प्रणाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा था कि जो अशोक मेहता समिति थी उसने भी संवैधानिक दर्जे की बात की थी, यहां पर भी संवैधानिक दर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक मेहता समिति ने दलगत चुनाव प्रणाली की बात की थी और यहां पर दलगत चुनाव प्रणाली न कराने की बात कही गई। ठीक है, इसके अलावा और यहां पर क्या कहा गया, तो यहां पर राज्य वित्त आयोग के, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा गया, तो यहां पर भी जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, इसी स्थानीय स्वशासन को क्या करने की बात कही गई, स्थानीय स्वशासन को ही करारोपण अर्थात कर का आरोपण करने की बात कहा गया। ठीक है, इतना समझ। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लीजिए क्या क्या बात अभी तक हम लोग किए हैं। इसमें क्या हुआ था, मैंने बताया ना कि संविधान लागू होने के पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरह से ये जो आपका स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है उसको लेकर के गतिविधियां आगे बढ़ी हैं। ठीक है, उसमें बताया कि योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 चलाया गया, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953। ठीक है, और मुख्य रूप से ये अपनी योजनाओं में कितना सफल हो रहे हैं इसी का मूल्यांकन करने के लिए क्या है, बलवंत मेहता समिति का गठन किया गया। तो बलवंत मेहता समिति 1957 योजना आयोग द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, दो उद्देश्य मैंने पहले बता दिया था। एक क्या होगा, पीछे जो कार्य चल रहा है उसका मूल्यांकन करिए और आगे कैसे बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं उसके बारे में सुझाव दीजिए। ठीक है, बलवंत मेहता समिति की गठन किया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत मेहता थे, इसीलिए बलवंत मेहता समिति से नाम दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों ही प्रयास अपने उद्देश्य में असफल रहे हैं। बताया क्यों, क्योंकि सरकार व प्रशासन मतलब सरकारी मशीनरी व प्रशासन दोनों के हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस वजह से जनता की सहभागिता दूर दूर तक नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र का अभी उन्होंने बताया कि अगर आप वास्तव में एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य स्थापित करने के लिए क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और यहीं पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। इसीलिए क्या है, बलवंत मेहता समिति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। सब कुछ समझा दिया, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं केवल। ठीक है, अब इनके प्रमुख सुझाव क्या थे, तो मैंने बताया कि त्रिस्तरीय शासन का इन्होंने सुझाव दिया था। एक क्या होना चाहिए, ग्राम स्तर पर जिसे ग्राम पंचायत कहा गया, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर जिसे पंचायत समिति कहा गया, तीसरा जिला स्तर पर जिसे जिला परिषद कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाना चाहिए, इसकी बात इन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या किया, 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, किसके पास प्रस्तुत किया,
एनडीसी के पास। और बताया ही था मैंने कि योजना आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का जब योजना प्रस्तुत किया जाता है या कोई कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता था तो उसको अंतिम मंजूरी किसके द्वारा मिलती थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में बगदरी गांव में क्या किया जा रहा है? बगदरी गांव में सबसे पहले इसको लागू किया जा रहा है। उसके बाद फिर 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के साध नगर विकास खंड में इसको प्रारंभ किया गया। ये दोनों क्षेत्र ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा समय। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर बगदरी, 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश महबूब नगर साध नगर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो रहा है? असफलता का कारण, तो मुख्य रूप से 1965 के बाद ये असफल हो गया। कारण क्या था इसका? तो धन की कमी थी, राजनीतिक चेतना की कमी थी, आंतरिक मतभेद थे। ठीक है, पूरे जो बलवंत मेहता समिति प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, उसकी कमी क्या रह गई? इसने बाध्यकारी नहीं किया, अर्थात किसी प्रकार से संवैधानिक दर्जा देने की मांग नहीं की थी। अब अशोक मेहता समिति जो अभी आगे आप लोगों ने देखा, अशोक मेहता समिति क्या है? तो ये 1977 में मोरारजी देसाई में मोरारजी देसाई द्वारा बलवंत मेहता समिति की असफलता का मूल्यांकन करने व इसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसने बात कहा था, एक मंडल स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। ठीक है, जहां की जनसंख्या 15,000 से 20,000 के करीब हो वहां पर मंडल पंचायत का गठन कर दिया जाना चाहिए और लगभग इसमें क्या 10 से 15 गांव शामिल होने चाहिए। सारी चीजें समझा दी हैं आप लोग को। ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कहा, दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव की बात कहा। दलगत प्रणाली अशोक मेहता समिति कह रहा है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति क्या है? दलगत प्रणाली के लिए मना करेगा। ठीक है, पंचायतों के विघटन की स्थिति में वही जो बताया, जब कहीं पर भी जो स्थानीय स्वशासन होगा भंग होगा, इसका मतलब पंचायत का जब विघटन होगा 6 माह के भीतर क्या करें? पुनः चुनाव करा लें। वित्तीय स्रोतों के लिए क्या है? पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। यहां पर भी वित्तीय स्रोत के लिए पंचायतों को करारोपण का अधिकार की बात कहा जा रहा है और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में भी करारोपण के लिए पंचायतों को अधिकार देने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इस व्यवस्थाओं और इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक आकेक्षण, इसको समझ लीजिए क्या है। मतलब ये अशोक मेहता समिति ने ये पॉइंट वहां पर नहीं बताया थे, समझ लीजिए। अशोक मेहता समिति ने क्या बताया? अगर आप इस व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक क्या है? सोशल ऑडिटर की व्यवस्था करिए, जो समय समय पर वहां पर होने वाले विकास कार्यों का क्या करे? मूल्यांकन कर सके और रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, इस बीच मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी। 1980 आते आते एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की सरकार बन गई। और राजीव गांधी के समय क्या हो गया? फिर जीवीके राव समिति का गठन किया गया। अब ये जो जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया जा रहा है, तो इसका मूल कारण क्या था? तो सबसे पहले ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे को कैसे मजबूत किया जा सके उसकी समीक्षा करना था और क्या पीछे से कार्य हुआ उसकी भी समीक्षा करना था। सुझाव क्या दिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव किए, बताया ही था। अशोक मेहता समिति को छोड़ करके बाकी सभी समिति ने त्रिस्तरीय का ही सुझाव दिया है। ठीक है, इसके अलावा जिला स्तर पर एक नवीन पद किसको करने की बात किया? जिला विकास आयुक्त की बात किया। यह पद जिलाधीश से वरिष्ठ हो और अनुभव भी ज्यादा रखता हो। इसके अलावा देखिए जीवीके राव समिति द्वारा जो एक दो बातें और क्या कही गई, तो यहाँ पर SC ST OBC तथा महिला को पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। तो SC ST OBC व महिलाओं के पर्याप्त
प्रतिनिधित्व देने की बात किस समिति के द्वारा कही जा रही है? जीवीके राव समिति के द्वारा कही जा रही है। नियमित चुनाव की बात कही जा रही है। 4 पॉइंट ध्यान रख लीजिए। त्रिस्तरीय प्रशासन की बात की है। एक, जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नए पद के सृजन की बात की है। तीसरे पे क्या कर रहे हैं? SC, ST, OBC और महिला का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया पंचायती व्यवस्था में। और एक क्या कह रहे हैं? नियमित चुनाव की बात की। ठीक है, अब आ गए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। अब देखिए, तो राजीव गांधी ने लोकतंत्र और पंचायती व्यवस्था के सुधार के लिए, देखिए कोई भी समिति बन रही है, शब्द कितने भी अलग क्यों ना प्रयोग किए जाएं, पीछे वाले समिति का मूल्यांकन, आगे स्थानीय सुशासन कैसे सुदृढ़ करना, उस पर सुझाव प्रस्तुत करना। 2 ही लाइन में सारी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी रहेगा। अब इनकी देखिए प्रमुख सिफारिशें यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम समिति थी। इसके बाद फिर जो कहीं ना कहीं स्थानीय सुशासन है उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, जो प्रमुख सिफारिशें थी उसमें क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात कही गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई, दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव नहीं कराने की बात कही गई। ठीक है, इसके अलावा नियमित, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। ये तो मूल बात है। अगर कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं स्थापित हो रही हैं तो नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही, पीछे चर्चा करके बताया था आप लोग को। पंचायतों को ही करारोपण का अधिकार देने की बात कही गई। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। आप जानते हैं क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्रकृति का संस्था होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब पंचायतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसके निपटारे के लिए क्या है? एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, एक अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति का कोई संस्था होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ जब ये लक्ष्मीमल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लक्ष्मीमल समिति, अब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो प्रस्तुत करने के बाद फिर क्या हो गया? 1989 में क्या हुआ? एक 64वां और दूसरा 65वां संविधान संशोधन हुआ। और ये जो संविधान संशोधन हुआ, तो जो 64वां संविधान संशोधन था, इसका संबंध ग्राम पंचायत से था और इसका संबंध नगर पंचायत से था। अब ये जो संशोधन का बिल था उसे प्रस्तुत किया गया। जब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो ये पास हो गया, लेकिन जब इसी बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो ये पास नहीं हो पाया। इसका मतलब पुनः एक बार पंचायती व्यवस्था लागू नहीं हो पाया। इसके बाद जानते हैं इसी समय क्या हो रहा था? वीपी सिंह, जो इनके समय में रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? इनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का एक आरोप लगा दिया, सरकार गिर गई और वीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बन गए। फिर क्या हो रहा है? वीपी सिंह की भी सरकार गिर जाती है और फिर चुनाव प्रचार के दौरान क्या हो रहा है? 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश की जो संवेदनाएं थी वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ चली गई और कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? एक बड़ी बहुमत प्राप्त हुई और अब एक बार फिर से क्या हो रहा है? कांग्रेस की सरकार बन जा रही है। ठीक है, और जब सरकार बन रही है तो अब क्या हो रहा है? अब जाकर के 1992 में अब क्या होगा? फिर से संविधान संशोधन करके स्थानीय स्वशासन को लाने का प्रयास किया गया। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ? एक 73वां संविधान संशोधन हुआ और एक 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, ठीक है, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन। देखिए यहां पर जिस तरह से 64वां और 65वां आपने देखा, पहला हमेशा ग्राम पंचायत के रहेगा। जो भी प्रावधान आप देखेंगे पहले ग्राम पंचायत के लिए, बाद में नगर पंचायत के लिए। ठीक है, तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये ग्राम पंचायत के लिए रहा और जो 74वां था ये नगर पंचायत के लिए रहा। ठीक है, अब इसको जो है 20 दिसंबर 1993
लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में क्या हो गया, ये पास हो गया। फिर 2 ही दिन बाद 22 दिसंबर 1992 ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में भी ये पास हो गया। और इस तरह से फिर जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 1992-93 में स्थानीय स्वशासन, एक चीज और देख लीजिए, ठीक है। 20 दिसंबर 1992 लोकसभा, 22 दिसंबर 1992 राज्यसभा। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया और 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया, ठीक है। इसीलिए कई जगहों पर आप देखते हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र होता है तो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 1992-93 इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 92 में क्या हुआ, बिल को प्रस्तुत किया गया, 93 में इसको मंजूरी मिल गई और 93 से ही लागू किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो रहा है, तो यहां पर क्या था, ग्राम पंचायत की व्यवस्था, जबकि जो नगर पंचायत था, नगर पंचायत ये कहां से 1 जून को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके लागू किया गया था, 1 जून 1993। अब आप बताइए, इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया? अगर संवैधानिक दर्जा मिल गया तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख करना पड़ेगा। अब इसको संविधान में कहां जगह दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे तो भाग 9 और भाग 9A, ठीक है। भाग 9 के तहत ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, ग्राम पंचायत, और भाग 9A के तहत नगर पंचायत को जोड़ा गया। तो ये तो आपको मिल गया कि कहां पर इसको रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 29 विषय रखे गए। ये 29 विषय कौन कौन से होंगे, जहां पर स्थानीय स्वशासन का कार्य क्षेत्र होगा। भाई स्थानीय स्वशासन किस दिशा में कार्य करेगा, उसके लिए कोई तो कार्य क्षेत्र पता होना चाहिए ना, कि वो कृषि के लिए काम करेगा, पशुपालन के लिए काम करेगा, नदी तालाब सरोवर की साफ सफाई रख रखाव संरक्षण का कार्य करेगा, खेती को प्रोत्साहन का, तमाम उसके विषय होंगे, उसी विषय तो वो कार्य कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 29 विषय रखे गए और उस विषयों की जो लिस्ट तैयार हुई वो कहां पर हुई, एक अनुसूची में हुई। तो वो अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची तैयार हुई। जबकि अब जो नगर पंचायत था, इसके अंतर्गत लगभग 18 विषय रखे गए और ये 18 विषय कहां पे रखे गए, तो अब ये रखे गए 12 अनुसूची में रखे गए। तो अगर एक बार मैं आप लोगों को अनुसूची का जिक्र कराऊं, 8 अनुसूची मूल संविधान में, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा लाकर जोड़ा गया, जहां पर आपने विवादित मुद्दे पढ़े कि यदि इसमें किसी विषय को लाकर रख दिया जाए तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत बात करने लगा। इसके अलावा 11वीं अनुसूची आपका क्या हो गया, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पंचायत संबंधित है। और वर्तमान में आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि चूंकि संवैधानिक प्रावधान है, भाग में आपने जगह दे दिया, अनुसूची में जगह दे दिया, कहीं ना कहीं अनुच्छेद के भी तो प्रावधान होंगे। तो अब अनुच्छेद कहां पे रखा गया, तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राम पंचायत से संबंधित मुद्दा है, इसके लिए 243 आर्टिकल 243 से लेकर के 200 243
243 ओ तक का जो प्रावधान है वो कहां पे रख दिया गया, वो रख दिया गया ग्राम पंचायत से संबंधित। कितने अनुच्छेद हो गए, लगभग ये आपके हो गए 16 अनुच्छेद, यानी 16 आर्टिकल हम लोग को किसमें पढ़ने हैं, ग्राम पंचायत में पढ़ने हैं। और प्रत्येक आर्टिकल में आप देखेंगे किस किस तरह की बातें कही गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जो नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान है अब उसको इसी के आगे बढ़ा दिया गया। तो कहां से कर दिया गया, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। तो 243 पी के बाद यहां से लेकर के 243 जेड जी तक के जो प्रावधान है वो कहां पर हैं आपके, वो हैं नगर पंचायत से संबंधित। अगर सरल शब्दों में आपसे पूछें कि स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद के तहत है, तो क्या बताएंगे, 243, सभी 243 के अंदर ही है। तो अगर कोई पूछता है स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप बताइए 243 के तहत है। अगर कोई पूछता है स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किस भाग के तहत है, तो बताइए भाग 9 और भाग 9A के तहत है। अगर कोई पूछे स्थानीय स्वशासन का जिक्र में विषय जो हैं वो किस अनुसूची के तहत है, तो अनुसूची 11 और 12 के तहत है। अगर कोई आपसे पूछे कि अब इसमें जो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत हैं दोनों की अलग अलग बात करें, तो पहले हमेशा ग्राम पंचायत को रखिएगा। ग्राम पंचायत का प्रावधान किस भाग में है, 9 में है। किस अनुसूची में है, 11 में है। किस अनुच्छेद में है, 243 से 243 ओ तक है। नगर पंचायत किस भाग में है, 9A में है। किस अनुसूची में है, 12 में है। इसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 243P से लेकर 243ZC तक है। स्थानीय स्वशासन कब लागू किया गया, 1993। स्थानीय स्वशासन संबंधित अधिनियम कब बना या संविधान संशोधन कब हुआ, 1992-93, 92 मान के चलिए मुख्य रूप से। किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम पंचायत का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, पहले हमेशा ग्राम 73वां। नगर पंचायत का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 74। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 चूंकि ग्राम पंचायत व्यवस्था को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया गया, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, इसलिए 24 अप्रैल ग्राम पंचायत दिवस के रूप में जाना जाता है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है या कब होता है, 24 अप्रैल। ठीक है, आइए तो देखिए अब क्या हुआ, जो थोड़ा सा पीछे से मैंने आपको बताया। लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर अमल करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी द्वारा 64वां व 65वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। कब, 1989 में। लोकसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। इस बीच वीपी सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। 73वां ग्रामीण पंचायत के लिए, 74वां शहरी पंचायत के लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। 1992 में बिल प्रस्तुत हुआ। बिल का प्रावधान कैसा रहा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को 22 दिसंबर, वहां पे डेट थोड़ा हमने शायद अलग बता दिया था ना, वहां 20 और 22 बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास किया गया है, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास किया गया है। ठीक है, फिर 20 अप्रैल 1923, 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बिल को पास किया जा रहा है। 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जा रहा है और यही 24 अप्रैल आपका क्या है, पंचायती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
ठीक है, पंचायती राज दिवस। ठीक, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत से। अनुसूची 11, 29 विषय 243 से 243 ओ अनुच्छेद की बात यहां की जा रही है। ठीक है, क्लियर अपनी चीज। चलिए, तो चूंकि अब हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है तो उस आर्टिकल पे चर्चा कल करेंगे, ताकि एक दिन में हम लोग आर्टिकल को खत्म कर सके। 16 आर्टिकल टारगेट में रहेगा कि हम लोग उसको पूरा करें। ठीक है, चलिए, कुछ बता रहा हूं तो कुछ पूछ रहा हूं तो उसको पहले बता दीजिए। पहली समिति कौन सी थी? बलवंत मेहता समिति। कब की थी? 1957। ठीक है, बलवंत मेहता समिति के तहत कितने स्तर पर शासन की बात की गई? 3 स्तर पर। ठीक है, दूसरी समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। कब की थी? 1977, 1977। ठीक है, अशोक मेहता समिति में कितने स्तर पर स्वशासन की बात कही गई? 2 स्तर पर। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई या नहीं की गई थी? दलगत प्रणाली चुनाव का प्रावधान करने की बात की गई या नहीं की गई? यहां पर की गई थी, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति में नहीं की गई थी। ठीक है, स्थानीय यानी पंचायती व्यवस्था को करारोपण का अधिकार देने की बात की गई या नहीं की गई थी? ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रावधान और थे। फिर अगली समिति कौन सी थी? GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति कब का है? 1985। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी समिति थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कब का था? 1986। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया? 73 और 74। कब लागू किया गया? 1992-93, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत व्यवस्था किस भाग के तहत है? भाग 9। नगर पंचायत व्यवस्था किस भाग के तहत है? 9A। ठीक है, 9A। ग्राम पंचायत किस अनुसूची में रखा गया है? 11। ग्राम पंचायत के तहत कितने विषय हैं? 29। नगर पंचायत किस अनुसूची के तहत रखा गया है? 12। ठीक है, विषय कौन से कितने हैं यहां पर? 18। ठीक है, आर्टिकल ग्राम पंचायत के आर्टिकल कितने हैं? 243 टू 243O। नगर पंचायत संबंधित विषय किस अनुच्छेद के तहत है? 240, 243P टू 243ZG। क्लियर है? इतनी चीज ध्यान रखिएगा, इसके आगे कल। ठीक है।